नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता है हम हिंदी व्याकरण का फुल कोर्स कर रहे हैं और इसमें हम जो हमारी वर्णमाला है, वर्ण के भेद, स्वर, व्यंजन है, उसके बाद संधि जिसमें हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में जाना। फिर हमने लास्ट जो टॉपिक किया था वो था विराम चिन्ह। तो इन टॉपिक को हम जो है कवर कर चुके हैं और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो है समास। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है समास। जो समास है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप, जिसको हम कहते हैं छोटा करना। अब देखिए, हमने पिछली वीडियोस में जो भी टॉपिक किए हैं उनको हम अगली जो टॉपिक हैं अगले उनके साथ रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक पढ़ा था विराम चिन्ह, तो वहाँ पे हमने एक चिन्ह पढ़ा था योजक चिन्ह और उसका जो चिन्ह है वो है ये। तो देखिए यहाँ पे जो संक्षेप शब्द है इसका अन्य अर्थ बताने के लिए हमने योजक चिन्ह नहीं, इसको बोलते हैं कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया। तो ये हमारा क्या है, कोष्ठक चिन्ह है। तो जो समास का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप या छोटा करना। अब समास का जो परिभाषा है उसे जान लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, ध्यान से सुनिएगा, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। अब समास में हमने पढ़ा दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलेंगे फिर कोई नया शब्द बनेगा। और संधि वाले जो टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था दो वर्णों के मेल से जो है विकार उत्पन्न होगा उसे हम संधि कहते हैं। तो संधि में दो वर्ण आपस में मिल रहे थे और समास में क्या है, दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलेंगे और शब्द मिलकर जो नया शब्द बनेगा उसे हम समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया है इसी को हम समास कहते हैं। तो इसके आगे जान लेते हैं समास के अंग और भाग। समास के जो हैं चार अंग होते हैं जिनको आप चार भाग भी कह सकते हैं। कौन कौन से? समस्त पद, समास विग्रह, पूर्व पद और हमारा उत्तर पद। अब इनको उदाहरण से समझते हैं कि किस चीज़ को क्या कहा जाता है। हमारे पास उदाहरण में शब्द है युधिष्ठिर। हमारे पास क्या शब्द है? युधिष्ठिर। तो जो युधिष्ठिर है वो कहलाएगा हमारा समस्त पद। और ये किन किन शब्दों से बना है? युधिष्ठिर का जो समास विग्रह होगा वो है युद्ध में स्थिर। तो ये युद्ध में स्थिर जो है ये है समास विग्रह। और यहाँ पे देखिए दो या दो से अधिक, तीन शब्दों को मिलाकर बना हमारा युधिष्ठिर। और हमने पढ़ा दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो शब्द बनता है उसे हम बोलते हैं समस्त पद। तो युधिष्ठिर है हमारा समस्त पद। और युधिष्ठिर में जो पूर्व पद या प्रथम पद है वो क्या है? युद्ध। तो युद्ध कहलाया हमारा पूर्व पद या प्रथम पद। और धिष्ठिर जो है वो है हमारा उत्तर या द्वितीय पद। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो समास के चार अंग हैं या भाग हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस भाग को किस नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद आप नीचे देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे अविकारी या अव्यय शब्द, उपसर्ग, विलोम शब्द, पूरक शब्द, विशेषण विशेष्य, उपमान या उपमेय। अब आप सोच रहे होंगे कि इन शब्दों को यहाँ पे लिखने का क्या औचित्य है। तो देखिए ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको समझे बिना हम क्या है जो हमारा समास है उनको नहीं कर सकते। तो समास को करने के लिए महत्वपूर्ण है इन शब्दों का अर्थ समझना। तो चलिए एक एक करके जो है इन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे अविकारी या अव्यय शब्दों की। अविकारी या अव्यय शब्द वो शब्द होते हैं जिनका किसी वाक्य में प्रयोग किया जाए तो लिंग, वचन, कारक, काल, इन चारों के आधार पर उसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उन शब्दों पर। जैसे यथा
यथा का मतलब होता है के अनुसार, इधर उधर। तो ये क्या है, ये हमारे अविकारी शब्द हैं। उसके बाद दूसरा है उपसर्ग। अब उपसर्ग में क्या होता है, एक जो हमारे पास देखिए एक मूल शब्द होता है और उसके आगे एक शब्दांश होता है। जब वो शब्दांश मूल शब्द में जुड़ता है तो उपसर्ग, वो उपसर्ग कहलाता है। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है शब्द जन्म, ये है हमारे पास मूल शब्द। अब मैंने आपको कहा कि उपसर्ग में क्या होता है, मूल शब्द के पहले एक शब्दांश आता है। शब्दांश क्या है, आ। तो जब ये आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास जो नया शब्द बनेगा वो है आजन्म। तो ये यहाँ पे जो आ है वो क्या है हमारा, वो है हमारा उपसर्ग। इसी तरह और भी उपसर्ग हैं, जैसे आ, यथा, फिर भर, प्रति, हार। इसी तरह और भी उपसर्ग हैं जो हमारे मूल शब्द के साथ जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। उपसर्ग विधि से बने शब्दों को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जो अव्ययी भाव समास है वो मैक्सिमम जो है उपसर्गों के मिलने पर बनता है। इसके बाद आगे है विलोम शब्द। अब विलोम शब्द का मतलब हमें पता है, कोई शब्द है उसका उल्टा। जैसे शब्द है रात, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा दिन। तो ये क्या है, विलोम शब्द। फिर उसके बाद है हमारे पास पूरक शब्द। अब पूरक शब्द क्या होते हैं, किसी शब्द के बिल्कुल बराबर, मतलब दोनों का जो महत्व होता है वो बराबर होता है। आप किसी एक को नहीं छोड़ सकते। जैसे शब्द है हवा, पानी। अब आप ये कहें कि कोई व्यक्ति हवा के बिना जीवित रह सकता है अगर उसको पानी मिल जाए, नहीं, क्योंकि उसके लिए तो हवा भी ज़रूरी है, पानी भी ज़रूरी है। तो ये दोनों शब्द क्या हैं, पूरक शब्द हैं। इसके बाद है विशेषण और विशेष्य। अब विशेषण और विशेष्य क्या होता है, जो विशेष्य की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ऐसे समझ नहीं आएगा, उदाहरण लेते हैं। लाल, गाय, घास, चर रही है। अब विशेषण की परिभाषा होती है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पे संज्ञा है गाय। अब गाय की विशेषता कौन क्या है, लाल। तो लाल क्या हुआ हमारा, ये हुआ विशेषण। क्या हुआ, विशेषण, क्योंकि ये जो है गाय जो संज्ञा है उसकी विशेषता बता रहा है, और जो गाय है वो हमारा विशेष्य होगी। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य, और जो विशेषता बताता है वो विशेषण। इसके बाद अगला है उपमान और उपमेय। इनको भी उदाहरण से समझते हैं। जैसे उसका मुख चंद्रमा, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें तुलना की गई है। किसकी तुलना, मुख की तुलना की गई है चंद्रमा से। तो जिसकी तुलना की जाए उसे कहते हैं उपमेय। मुख की तुलना की गई है तो ये उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है उसे कहते हैं उपमान। तो इस वाक्य में मुख की तुलना की गई है चंद्रमा से, तो मुख की तुलना की गई है तो मुख उपमेय, और जिससे तुलना की गई है वो उपमान। तो आई होप आपको ये शब्द जो हैं समझ आ गए होंगे। इसके बाद शुरू करते हैं, समास की जो संख्या है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, समास की संख्या की बात की जाए तो समास की संख्या है 6। कितनी है, 6। और समास के प्रकार प्रधानता के आधार पर 4 हैं।
समास की संख्या पूछी जाएगी तो समास की संख्या होती है 6 और प्रधानता के आधार पर इसके प्रकार हैं 4। कौन कौन से प्रकार हैं देख लेते हैं। पहला, जिसे प्रधानता के आधार पर देखिए किस तरह से इनको बांटा गया है। पहला है पूर्व पद प्रधान। अब जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है उसे कहते हैं हम अव्ययी भाव समास, और जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं द्वंद्व समास। दोनों पद अप्रधान या गौण तो उसे कहते हैं हम बहुव्रीहि समास, और उत्तर पद प्रधान होता है उसे कहते हैं हम तत्पुरुष समास। यहाँ पे जो बहुव्रीहि शब्द है वो शब्द शुद्धिकरण में भी पूछा जाता है। तो ये बात हो गई प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद कौन कौन से हैं। अब ये जो हमारा तत्पुरुष समास है इसको बांटा गया है 2 भागों में, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो देखिए, प्रधानता के आधार पर हुए समास 4 और संख्या के आधार पर हुए समास 6। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय। ये हुए समास के 6 प्रकार संख्या के आधार पर। अब बात करते हैं सबसे पहले अव्ययी भाव समास की, कि हम अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो जिस समास का पूर्व पद, हमें पता है पूर्व बोलते हैं हम प्रथम पद को, तो जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान होगा वो होगा हमारा अव्ययी भाव समास। साथ में पूर्व पद कोई उपसर्ग या अव्यय शब्द होगा। समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। अब जो समस्त पद होगा वो किसका काम करता है? क्रिया विशेषण का वो काम करता है। तो इसको समझ लेते हैं उदाहरण से। देखिए यहाँ पर शब्द हैं प्रतिदिन, अपमान, यथाशक्ति, भरपेट, हर संभव, आजीवन और आजन्म। अब ध्यान से देखिएगा, हमने उपसर्ग में पढ़ा था कि जिन शब्दों के साथ उपसर्ग जुड़ा हुआ होता है वो हमारे अव्ययी भाव समास में आते हैं। तो यहाँ पे पहला शब्द है प्रतिदिन, तो इसमें प्रति उपसर्ग है, और अपमान में अप उपसर्ग है, मतलब जिसका कोई मान नहीं है। यथाशक्ति में जो यथा है वो है हमारा उपसर्ग, भरपेट में भर, हर संभव में हर, आजीवन में आ और आजन्म में आ। तो ये क्या है? ये है हमारे उपसर्ग जो मूल शब्द के साथ जुड़े हुए हैं। अब हमने एक और बात देखी कि जो हमारे अव्ययी भाव समास होते हैं वो क्या, इनमें जो समस्त पद होता है वो वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। जैसे हमारे पास है शब्द प्रतिदिन, तो प्रतिदिन क्या है? वाक्य में क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग होता है। जैसे हमारे पास वाक्य है वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो ये प्रतिदिन क्या हुआ? ये क्रिया की विशेषता हुई, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि वो प्रतिदिन जाता है स्कूल। उसी तरह से एक और वाक्य है मोहन आजीवन यह काम करता रहा है, तो यहाँ पे आजीवन क्या है? क्रिया की विशेषता है, समय को बता रहा है कि वो आजीवन भर क्या है? यही काम करता रहा, तो ये भी क्या है? क्रिया की विशेषता है। तो इस तरह से भी हम अव्ययी भाव समास की पहचान कर सकते हैं। आप नीचे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है पुनरुक्त शब्दों में अव्ययी भाव समास होता है, जैसे धीरे धीरे, कभी कभी, बार बार। देखिए वैसे तो जो ये शब्द हैं धीरे धीरे, कभी कभी, ये समास नहीं है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम में जो है इस तरह से पूछा जा चुका है, शब्द दे दिए और पूछा गया कि इनमें कौन सा समास होता है, और उसका उत्तर माना गया अव्ययी भाव समास। अब जैसे आगे है शब्द बार बार, तो इसका जो समस्त पद है वो क्या है? बारंबार है, बारंबार का बार बार होता है। लेकिन ये जो धीरे धीरे है ये क्या है? वैसे तो ये समास नहीं है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो आप इसको जो है अव्ययी भाव समास में रखेंगे। पुनरुक्त शब्द होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे एक ही शब्द 2 बार आ गया, उन्हें कहते हैं हम पुनरुक्त शब्द।
तो ये तो हमने बात की अव्ययीभाव समास की। अब दूसरा जो प्रकार है वो है द्वंद्व समास। अब देखिए द्वंद्व को भी जो शब्द शुद्धिकरण है वहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो ये द्वंद्व है क्योंकि द आधा है और व इसको सहारा दे रहा है इधर, तो व का जो उच्चारण है वो अंत में आएगा। द्वंद्व समास। अब इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, विलोम का संबंध होता है, पूरक शब्द दोनों पदों के मध्य। अब देखिए इसमें क्या होगा, एक तो दोनों पद प्रधान होंगे, विलोम शब्द होंगे और पूरक शब्द भी होंगे। जो दो पद होंगे उन दोनों के बीच जो है पूरक संबंध होगा। उदाहरण है हमारे पास रात दिन। अब यहाँ पे क्या है, दोनों पद प्रधान हैं और विलोम है, रात दिन, रात और दिन। माता पिता, अब माता पिता को आप विलोम तो नहीं बोल सकते, ये पूरक शब्द हैं। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों के लिए माता और पिता क्या है, दोनों ही ज़रूरी होते हैं। आप किसी एक को जो है ज़्यादा ज़रूरी नहीं बता सकते, तो ये पूरक शब्द हो गया। लाभ हानि विलोम शब्द। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो पहचान रखते हैं द्वंद्व समास की कि उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन एग्जामिनर को पता है कि बच्चे इस तरह से इनको याद रखते हैं, तो उन्होंने पैटर्न थोड़ा सा बदल दिया। अब शब्द इस तरह से भी पूछे जाते हैं, जैसे शब्द है हमारे पास देवासुर, जो समस्त पद है वो है देवासुर। अब जब यहाँ पे बच्चों को योजक चिन्ह नहीं दिखाई देता तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है, ये विलोम शब्द ही तो है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो वो होगा देव और असुर। शिव पार्वती, फिर से ये पूरक शब्द हैं, शिव और पार्वती। तो ये हमने बात की द्वंद्व समास की। तो आज इस क्लास में हमने पढ़ा समास किसे कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या छोटा करना। उसके बाद हमने जाना कि दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में मिलते हैं तो एक शब्द बनता है, जिसे हम समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि समास के जो हैं चार अंग या भाग होते हैं, जिसमें एक होता है समस्त पद, और जब उसका विग्रह करते हैं तो वो समास विग्रह कहलाता है। उसका पूर्व पद या प्रथम पद होता है, एक उसका उत्तम पद या द्वितीय पद होता है। उसके बाद हमने देखा कि समास की संख्या जो है वो 6 है, और जो समास के प्रकार हैं प्रधानता के आधार पर वो 4 हैं। फिर जो समास की संख्या 6 है वो है अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास, जिसमें आज हमने किया अव्ययीभाव समास को और द्वंद्व समास को। अव्ययीभाव समास में हमने जाना कि इनमें जो है उपसर्ग जुड़ा हुआ होता है मूल शब्द के पहले, और जो हमारे द्वंद्व समास है उसमें क्या होता है, एक तो दोनों पद प्रधान होते हैं, विलोम शब्द का प्रयोग होता है, पूरक शब्द प्रयोग होते हैं, तो इसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो आज की क्लास को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।